हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग कर रहे हैं यहां पर सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन के मैराथन्स फॉर May 25, September 25 एज वेल एज फॉर January 26 एग्जामिनेशंस। इन तीनों अटेम्प्ट्स के लिए ये वाले जो सेशंस हम लोगों के चल रही है ये एप्लीकेबल है। मैं आपको एक बार क्विकली बता देता हूं, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज हम लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां मैंने हर चैप्टर का डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल रिवीजन आप लोगों को करवाया हुआ है एंड यू ऑल्सो गेट द फ्री पीडीएफ नोट्स ऑफ दैट एज वेल, राइट। हम लोग केस बेस्ड एमसीक्यूज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आईसीएआई की जो केस बेस्ड एमसीक्यू वाली बुकलेट है उसमें से मैं इनकम टैक्स और जीएसटी के कुछ कुछ केस बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस कर चुका हूं। आईसीएआई के जो मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 है वो हम लोग उसके केस बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं, और जो आईसीएआई की आरटीपी आई है May 25 के लिए उसके केस बेस्ड एमसीक्यूज हम लोग यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उन सब चीजों के लिंक्स आपको यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गए रिवीजन सीरीज, ये हो गया आईसीआई की केस बेस्ड एमसीक्यूज वाली बुकलेट वाले हो गए, ये एमटीपी सीरीज 1 का हो गया, ये आरटीपी का हो गया, ठीक है। तो ये 4 सेशंस आप लोगों को यहां पर दिखाई देंगे। ये तो पूरी की पूरी एक आपको प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी। तो अगर किसी भी चैप्टर में कभी भी आपको लग रहा है कि यार मुझे एक वन शॉट रिवीजन चाहिए, मुझे एक वन शॉट डिटेल रिवीजन चाहिए, तो आप लोग यहां पर आकर उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हो फॉर ऑल द अटेम्प्ट्स। चाहे आप May 24 दे रहे हो, सॉरी आप चाहे आप May 25 दे रहे हो, चाहे आप September 25 दे रहे हो, चाहे आप January 26 दे रहे हो, ठीक है। तो अब ये जो हमारे 28, 29 और 30 अप्रैल वाले मैराथन से में हम लोग कर क्या रहे, अब हम लोग आईसीएआई की जो केस बेस्ड एमसीक्यूज वाली बुकलेट है उसके बचे हुए केस बेस्ड एमसीक्यूज को कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो आईसीएआई के आइसोलेटेड एमसीक्यूज हैं हमें उनको कवर करना है, ठीक है। तो ये जो आइसोलेटेड एमसीक्यूज हैं ये मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा एग्जाम से एक दिन पहले। तो अभी ये जो 28, 29, 30 वाले हैं इनमें हम लोग ये कर रहे हैं। तो कल 28 तारीख को हम लोग एमटीपी सीरीज 2 के केस बेस्ड एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एमटीपी सीरीज 2 के केस बेस्ड एमसीक्यूज हम लोग कल वाले सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज और कल हम आईसीएआई की जो केस बेस्ड एमसीक्यू वाली बुकलेट है इनकम टैक्स की और जीएसटी की, उसके केस बेस्ड एमसीक्यूज हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम केसेस में यहीं पर डिस्कस करा दूं आज और कल में। और हम लोग इसको करेंगे ऐसा कि एक इनकम टैक्स का, फिर एक जीएसटी का, फिर एक इनकम टैक्स का, फिर एक जीएसटी का, जिससे पूरा आपके दिमाग में भी ना एकदम ऐसा चलता रहे कि हाँ कुछ भी आ जाए तो आप उस डायरेक्शन में सोच पाओ, ठीक है। क्या होता है जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाई करते हैं ऑब्वियसली, है ना, लेकिन एग्जाम में चैप्टर बाय चैप्टर तो क्वेश्चंस आते नहीं है। एग्जाम में जब पेपर आते हैं तो एक साथ आ जाता है ना, कुछ भी आ जाता है, और केसेस में तो होते भी सारे चैप्टर्स एकदम हौच पौच है। तो यहां पर मेरा एम है कि आप लोगों को इस काबिल में बना दूं कि एक इनकम टैक्स फिर एक जीएसटी, एक इनकम टैक्स फिर एक जीएसटी, आपके दिमाग में ना सारी चीजें एकदम बैठी होनी चाहिए, एकदम कंसोलिडेटेड वे में बैठी होनी चाहिए। तो जितना ज्यादा हम अपने दिमाग को पुश करेंगे उतना ज्यादा हमारा दिमाग ट्रेन होगा, ठीक है। जितना ज्यादा हम अपने दिमाग को पुश करेंगे उतना ज्यादा हमारा दिमाग ट्रेन होगा। तो एग्जाम हॉल में बैठ के ट्रेन करने से अच्छा एग्जाम से पहले ट्रेन करो, जिससे वहां पर असली फाइट में हम लोग अपने आप को बेटर प्रूव कर पाए, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। और ये 1.5 डेज, जो लास्ट 1.5 डेज होंगे जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से 1.5 दिन पहले वाला जो पूरा प्लान है वो ये मेरा प्लान है। तो इसको आप लोग शेयर कर दो सबके साथ कि ये सारी चीजें होने वाली हैं। सुपर 100 एमसीक्यूज होंगे, सुपर 30 क्वेश्चंस होंगे, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्लान है मेरा। 5th को जब आप लोग लॉ का पेपर देके आओगे तो तब से लेकर 7 तारीख तक, जब तक आप एग्जाम नहीं देते तब तक ये मेरा पूरा प्लान है, ठीक है। चलो विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट, और हम लोग यहां पर अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि केस बेस्ड एमसीक्यूज वाली जो हम लोगों ने इनकम टैक्स और जीएसटी की बुकलेट से क्वेश्चंस किए थे, 4 केसेस मैं डिस्कस कर चुका हूं इनकम टैक्स के, और 2 केसेस मैं डिस्कस कर चुका हूं जीएसटी के। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से वो देख सकते हो। 4 केसेस हम लोग इनकम टैक्स के डिस्कस कर चुके हैं और 2 केसेस हम लोग जीएसटी के डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी इनकम टैक्स का 5th केस डिस्कस करना है, जीएसटी का मुझे 3rd केस डिस्कस करना है। तो मैंने आपको बताया एक इनकम टैक्स एक जीएसटी, एक इनकम टैक्स एक जीएसटी, इस तरह से हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है। आओ देखो, Mr. Hardik, age 45 years, is appointed as Senior Executive Officer in Sky India Limited, Mumbai, on 1st February 2024 in the scale of 35,000, 3,500, 65,000. He is paid yearness allowance of 40% of the salary forming part of the retirement benefits. एक बार इनकी साथ साथ सैलरी कैलकुलेट करते हुए चले, ठीक है। मुझे ऐसी बू आ रही है कि अल्टीमेटली ये वही करवाने वाला है, ठीक है। तो 1st February 2024 में इसका अपॉइंटमेंट हुआ है, 1st February 2024 में अपॉइंटमेंट हुआ है। तो यहां से लेकर 31 जनवरी 2025 तक, ठीक है, 31 जनवरी 2025 तक इसकी जो सैलरी होगी वो सैलरी होगी 35,000 रुपीज, ठीक है।
इसकी सैलरी होगी 35,000 रुपीज। देन 1 फरवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक इसकी सैलरी कितनी होगी पर मंथ? 3,500 रुपीज बढ़ जाएगा। तो 35,000 प्लस 3,500, 38,500। ठीक है, तो अगर मैं प्रीवियस ईयर 24-25 के बारे में बात करूं, तो देखो 31 जनवरी 2025 तक तो इसकी सैलरी 35,000 है, और उसके बाद फरवरी और मार्च में इसकी सैलरी बढ़कर 38,500 हुई। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्रीवियस ईयर 24-25 में 10 महीने इसकी सैलरी 35,000 रुपीज थी, 10 महीने इसकी सैलरी 35,000 थी, और 38,500 इसकी सैलरी 2 महीने के लिए हुई। तो इसकी जो बेसिक सैलरी निकल कर आई, वो बेसिक सैलरी कितनी निकल कर आई फॉर प्रीवियस ईयर 24-25? 35,000 इंटू 10 एम प्लस 38,500 इंटू 2 एम प्लस, ये आ गया 4,27,000। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं भाई साहब बेसिक सैलरी आपकी कितनी है? बेसिक सैलरी आपकी है 4,27,000। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? 40% का डीएनएस भी मिलता है। ही इज पेड डीएनएस अलाउंस एट 40% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, तो डीए में इसी में लिख देता हूं भाई 40%। ठीक है, 4,27,000 का 40% कितना आता है? यह आता है 178,100। यह आ गया डीए इन टर्म्स। ठीक है, यह आ गया आपका डीए इन टर्म्स। उसके बाद देखें, he is given a rent-free unfurnished accommodation on 1st October 2024. The company pays lease rent of 5,000 rupees per month. ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन भी इसको दी हुई है। रेंट फ्री अकोमोडेशन की कैलकुलेशन हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, अच्छा, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए कंपनी क्या कर रही है? 5,000 रुपए महीने का किराया दे रही है। पहली बात तो रेंट फ्री अकोमोडेशन इसको कब से दी हुई है? 1 अक्टूबर 2024 से दी हुई है, यानी इसके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीनों के लिए ये रेंट फ्री अकोमोडेशन होगी। ठीक है, अब ये बंदा काम कहां पर कर रहा है? ये बंदा काम कर रहा है मुंबई में। क्या मुंबई की पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर होगी? बिल्कुल, मुंबई की पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर होगी। और कंपनी ने प्रॉपर्टी को ओन किया हुआ है या कंपनी ने प्रॉपर्टी को खुद ही रेंट पे लिया हुआ है? तो कंपनी ने प्रॉपर्टी को रेंट पर लिया हुआ है। अगर कंपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर लेती है तो फिर एम्प्लॉय के हाथ में जो परक्विजिट की वैल्यूएशन होती है वो कैसे होती है? वो आती है या तो एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय द कंपनी, या फिर 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर। और यहां पर सैलरी में क्या आ जाता है? सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो सैलरी में बेसिक, डीए इन टर्म्स, कमीशन, बोनस, टैक्सेबल अलाउंसेस, सब कुछ यहां पर आ जाता है एक्सेप्ट फॉर एनी परक्विजिट्स। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर एनी परक्विजिट्स। ठीक है, तो यहां पर रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए बेसिकली हम लोगों को सारे प्रकार की सैलरी भी चाहिए होगी, इसलिए रेंट फ्री अकोमोडेशन मैंने यहां पर लिख तो लिया है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन में बाद में रखूंगा। ठीक, फिर देखो, he has been provided a car above 1.6 liters capacity which is used by him for private purposes only। अच्छा, कार क्या दी हुई है? कार किस पर्पस के लिए दी हुई है? प्राइवेट पर्पस के लिए दी हुई है। तो इसके लिए जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट आएगी वो क्या आएगी? जो भी मेंटेनेंस चार्जेस अगर कोई एम्प्लॉयर जो है जो भी मेंटेनेंस चार्जेस दे रहा है वो अगर एम्प्लॉयर ओन करता है तो फिर 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार, या फिर जितना भी हायर चार्जेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो। Actual cost of the car is 8 lakh rupees. Monthly expenditure of the car is 5,000 rupees, which is fully met by the employer. Car is owned by his employer. ठीक है, तो कार की परक्विजिट वैल्यू क्या हो जाएगी? कार की परक्विजिट वैल्यू हो जाएगी 5,000 इंटू 12 प्लस 10% ऑफ 8 lakhs। ठीक है, ये कार की परक्विजिट वैल्यू हो जाएगी। ठीक, क्योंकि एक्सपेंडिचर कितना है? मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द कार इज 5,000। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द कार इज 5,000, मतलब पूरे साल भर में 5,000 महीना ये पे कर रहा है, तो साल भर का कितना हो गया? 5,000 इंटू 12। यहां पर डेट तो नहीं दी हुई है ना कि कौन सी डेट से कार दी है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे पूरे साल के लिए कार दी हुई है। ठीक, ये हो गया। तो कार वाली वैल्यू हम लोग एक बार देख लेते हैं। कार वाली वैल्यू आएगी 5,000 इंटू 12 एम प्लस 8 लाख का 10% एम प्लस, ये आ गया 1,40,000। ठीक है, ये आ गया आपका 1,40,000। आगे देखते हैं। He pays a lump sum premium of 1,20,000 rupees towards health insurance for self and his wife, aged 43 years, for 48 months on 1st October 24 by account paycheck. He also contributes 1,50,000 rupees towards PPF. चलो जी, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये जो 120 का प्रीमियम पे किया है, इसका 80D में डिडक्शन मिलेगा। इसका कितने रुपए का डिडक्शन मिलेगा इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो 1,50,000 रुपीज पीपीएफ में डाला है, इसका डिडक्शन 80C में मिलेगा।
मिस्टर हार्दिक वांट्स टू पे टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। अच्छा, तो ओल्ड तो ये न्यू स्कीम में है। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी देखते हैं हम लोग। चलो, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द रेंट फ्री अकोमोडेशन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हार्दिक। ठीक है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन ही हम लोगों का बचा ही हुआ था। रेंट फ्री अकोमोडेशन ही तो हम लोगों को यहां पर निकालनी भी है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए आओ देखते हैं कि किस तरह से क्या होगा। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सबसे पहले हम लोगों को निकालनी होगी सैलरी। तो बेसिक सैलरी क्या है? बेसिक सैलरी, अच्छा यहां पर यह ध्यान रखना है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन कब से दी हुई है। रेंट फ्री अकोमोडेशन दी है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। तो 1 अक्टूबर 2024 मतलब 6 महीने के लिए। ठीक है, तो हमें सैलरी भी 6 महीने की निकालनी होगी। तो इसमें हमारी सैलरी आएगी 35,000 इंटू 4 प्लस 38,500 इंटू 2। ये ना हमारी जो सैलरी है वो 1 फरवरी तक यानी 31 जनवरी 2025 तक तो 35,000 रुपीज पर मंथ है। ठीक है, और 1 फरवरी 2025 से बढ़कर हुई है 38,500 रुपीज, राइट। तो अगर हम अक्टूबर से मार्च के लिए देख रहे हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 4 महीनों में मेरी सैलरी कितनी है? 35,000 रुपीज। और फिर फरवरी और मार्च में सैलरी कितनी है? 38,500 रुपीज। ठीक, ऑलराइट। तो ये आ जाएगा आपका 35,000 इंटू 4 एम प्लस, फिर 38,500 इंटू 2 एम प्लस MRC 2,17,000 और इसका 40% यानी 86,800 ये आ जाएगा आपका DA। ठीक है, ये आ गया आपका DA इन टर्म्स, राइट। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या ये परक्विजिट वैल्यू ऑफ द कार, ये जो परक्विजिट वैल्यू ऑफ द कार है, क्या इसको भी मुझे सैलरी में ऐड करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, परक्विजिट्स ऐड नहीं होती। ठीक है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए अगर हम लोग सैलरी देखें तो कितना आ रहा है यार? 2,17,000 प्लस 86,800, दिस कम्स टू 3,03,800। इसका 10% तो ये आएगा 30,380। ठीक है, तो 10% ऑफ द सैलरी कितना है? 30,380। और एम्प्लॉयर कितना पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है 5,000 रुपीज पर मंथ। तो 5,000 रुपीज पर मंथ 6 महीने के लिए, 6 5 30, तो ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, ये 5,000 फॉर 6 मंथ्स। क्यों 6 मंथ्स? क्योंकि प्रॉपर्टी कब से दी हुई है? रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन कब से दिया है? 1 अक्टूबर से दिया है, तो 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने के लिए एम्प्लॉयर कितना पे कर रहा है? 30,000 रुपए पे कर रहा है। 10% ऑफ द सैलरी कितना आ रहा है? 30,380 रुपए आ रहा है, विच एवर इज लोअर। तो लोअर कितना हुआ? लोअर हुआ 30,000 रुपीज। तो वैल्यू ऑफ दिस परक्विजिट इज गोइंग टू बी 30,000 रुपीज। वैल्यू ऑफ दिस परक्विजिट इज गोइंग टू बी 30,000 रुपीज। ठीक है, तो अभी यहां पर टोटल कितना आ गया? 4,27,000 प्लस 170,800 प्लस 30,000 प्लस 1,40,000, ये आ गया आपका 7,67,800। दिस इज योर ग्रॉस सैलरी। इसमें से सेक्शन 16 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे 75,000 रुपीज, क्योंकि न्यू स्कीम में गया है ना, ये न्यू स्कीम में गया है, तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 692,800। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 6,92,800 रुपीज। डन। ओके, हम लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन आ जाएगी हमारी 30,000। ठीक है, और ध्यान देखो, ध्यान से देखो, इंस्टीट्यूट ने पहले ही ऑप्शन में 30,380 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्टली 10% ऑफ द सैलरी निकालेंगे और 10% ऑफ द सैलरी में 30,380 आएगा। लोगों के दिमाग में नहीं आएगा कि इट्स आइदर 10% ऑफ द सैलरी और द वैल्यू पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। ठीक है, ये वाली चीज दिमाग में ही नहीं आएगी, तो इसके पहले ही ऑप्शन में इंस्टीट्यूट ने गलत आंसर किया, विच यू आर मोस्ट लाइकली टू डू। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लोगों का हो गया है 30,000। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया हमारा 30,000। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा what amount of health insurance premium paid during the previous year 24-25 by Mr. Hardik can be claimed as deduction while computing total income if he exercises the option to shift out of the default tax regime under section 115 BAC। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो पैसा पे किया है, लमसम प्रीमियम पे किया है, उसका कितना डिडक्शन मिलेगा अगर ये ओल्ड स्कीम में जाते हैं तो, राइट। तो इन्होंने लमसम प्रीमियम कितने का किया है? इन्होंने लमसम प्रीमियम किया है 1,20,000 रुपीज का, 48 मंथ्स के लिए किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। तो अगर 1 अक्टूबर 2024 से मैं 48 मंथ्स को काउंट करता हूं, यानी 4 सालों को काउंट करता हूं, तो ये कौन से डेट पर आकर एंड होते हैं? ये एंड होते हैं 30 सितंबर 2028। ठीक है, 4 साल हो गए ना, तो ये एंड होता है ऑन 30 सितंबर 2028। ठीक है, अब
अगर मैं 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2028 देखता हूं तो कौन कौन से प्रीवियस ईयर्स कवर हो गए। 1 अक्टूबर 2024 तो प्रीवियस ईयर 24-25 कवर्ड है, 25-26 कवर्ड है, 26-27 कवर्ड है, 27-28 कवर्ड है और 28-29 भी कवर्ड है। ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल 2028 से लेकर 30 सितंबर 2028 तक का तो प्रीमियम इसमें कवर हो ही गया ना। ठीक है, तो भले ही मैंने इन 4 सालों के लिए 1,20,000 रुपए दिए, लेकिन ये इन 4 सालों में हमारे कितने प्रीवियस ईयर्स कंपस हो जा रहे हैं, इनकंपस हो जा रहे हैं, हमारे 5 प्रीवियस ईयर्स इनकंपस हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आई पेड अ लमसम प्रीमियम ऑफ 1,20,000 रुपीज फॉर 48 months, दैट इज फॉर 4 years, बट हाउ मेनी प्रीवियस ईयर्स इज इट कवरिंग? So it is covering 5 previous years. ठीक है, तो this entire 1,20,000 rupees will be divided by 5 and every year उतने उतने का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो 1,20,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 5 कितना आता है? 120 डिवाइडेड बाई 5 आता है आपका 24,000। तो यहां भी 24,000, यहां भी 24,000, हर साल 24,000 रुपीज का रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, एज क्या है इसकी? जो भी एज हो, वैसे 45 ईयर्स की एज है। सेक्शन 80D के अंदर जो डिडक्शन की लिमिट है वो क्या है? वो 25,000 है। और हम कितने का कह रहे हैं? हम कह रहे हैं 24,000। क्या मुझे पूरे 24,000 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन? यस। ठीक है, तो मुझे यहां पर 24,000 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर आंसर। अब यहां पर कई सारे लोग पता है क्या करेंगे? यहां कई सारे लोग ये सोचेंगे कि भाई 48 मंथ्स के लिए यानी 4 सालों के लिए, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा? 30,000 आएगा। बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे और इंस्टीट्यूट ने पहला ऑप्शन 30,000 दिया हुआ है। ये तक दिमाग में नहीं आएगा कि 30,000 रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000 कर दें। और अगर मान लो ये दिमाग में आ भी गया तो ऑप्शन नंबर 4 25,000 दिया हुआ है। ठीक है, कि अगर मान लो किसी के दिमाग में आ भी गया कि भाई 30,000 रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000 रुपीज कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी 25,000 दिया हुआ है। और यहां पर लोग 25 को मार्क करके बड़े चौड़े हो जाएंगे, क्या मैंने कितना सही आंसर किया। सी आई वॉज एबल टू रिकॉल दैट इट हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000 रुपीज। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What would be the perquisite value of car chargeable to tax in the hands of Mr. हार? देखिए, तो हमने कैलकुलेट किया था ना, कार 1,40,000, कार इज 1,40,000। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Would you advise to Mr. Hardik to exercise the option to shift out of the default tax regime under section 115 BAC? आओ देखते हैं। ठीक है, कि ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम, इसके लिए कौन सी चीज बेनिफिशियल होगी। अगर ये न्यू स्कीम में जाता है, अगर ये न्यू स्कीम में होता है, तो इसको ये टैक्सेबल सैलरी आती है, ये टैक्सेबल सैलरी आती है। चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा एंड दिस एंटायर विल बी द टैक्सेबल इनकम। ठीक है, दिस एंटायर थिंग विल बी द टैक्सेबल इनकम। ठीक है, लेकिन अगर ये ओल्ड स्कीम में जाता है, अगर मान लो ये ओल्ड स्कीम में जाता है, तो क्या होता है? तो इसकी जो ग्रॉस सैलरी आएगी, इसकी जो ग्रॉस सैलरी आएगी वो तो यही आएगी 767,800। ठीक है, जो ग्रॉस सैलरी आएगी वो तो यही आएगी 767,800। इसमें इसको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा वो 50,000 रुपीज का मिलेगा, ना कि 75,000 का। ओल्ड स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज का है, तो ये आ जाएगा 17,800। और ये आपकी टैक्सेबल सैलरी आएगी, या इसको हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम भी बोल सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले इसको 80C का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि इसने 1,50,000 रुपीज पीपीएफ में भी डाले, तो 80C में 1,50,000 रुपीज का रिडक्शन मिलेगा। और 80D में हम लोगों ने देखा कि इसको 24,000 रुपीज का डिडक्शन यहां पर मिलेगा, तो इसको 174 का डिडक्शन यहां पर मिल रहा है, इसको 174 का डिडक्शन यहां पर मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी? 717,800 माइनस 174, इसकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 543,800। ठीक है, इसकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 543,800। अब 543,800 ओल्ड स्कीम में हो गई टैक्सेबल इनकम। ठीक है, यह है टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। और न्यू स्कीम में जो टैक्सेबल इनकम है वो है 6,92,800 रुपीज। न्यू स्कीम में टैक्सेबल इनकम है 6,92,800 रुपीज। आप इसको क्या एडवाइस करोगे? देखो, एट द आउटसाइड दिमाग में क्या आता है कि भाई ओल्ड स्कीम में इनकम कमा रही है, ओल्ड स्कीम सजेस्ट कर दो।
बट ये गलत हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि न्यू स्कीम में 7 लाख रुपए तक पे तो रिबेट मिल जाती है ना। न्यू स्कीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको रिबेट मिल जाती है। तो अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम 690 to 800 है, तो यू हैव टू पे 0 टैक्स। लेकिन अगर आपकी इनकम 5,43,800 है ओल्ड स्कीम में, तो इस पर आपको कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इस पर आपको कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा। तो इवन दो न्यू स्कीम में इनकम ज्यादा आ रही है, लेकिन टैक्स रेट इज 0। टैक्स इज एब्सोल्युटली 0। क्यों? क्योंकि 7 लाख से कम है, जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उसका 100% रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आप इसको एडवाइस करोगे कि भाई ये शिफ्ट आउट कर जाए और ओल्ड स्कीम में जाए? मैं तो बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा। ठीक है, मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि यस है नहीं। नो, मिस्टर हार्दिक शुड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट टैक्स regime since as per the default tax regime his tax liability would be 18,510 being lower than the tax liability and normal provisions of the act. अच्छा, no, Mr. Hardik should not exercise the option of shifting out the default tax regime since as per the default tax regime his tax liability would be nil. ऑप्शन डी। ठीक है, मैं ऑप्शन सी पढ़ने के बाद ये निकालने वाला था कि भाई चलो ओल्ड स्कीम से टैक्स लायबिलिटी हम लोग निकाल भी लेते हैं। ठीक है, एक बार चलो आप लोगों की तसल्ली के लिए हम लोग निकाल भी लेते हैं। 5,43,800 है। ठीक है, तो 0 से 2.5 नील होगा, 2.5 से 5 12,500 होगा, 2.5 से 5 12,500 होगा, और 5 से 5 43,800, यानी 43,800 पर 43,800 पर 20% के रेट से टैक्स होगा, M प्लस MRC। तो गलती आ रहा है। ठीक है, ये तो 21,260 आ रहे हैं। तो जो यहां पर ये टैक्स दिया हुआ है 18,500। अच्छा, एज पर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम इस टैक्स लायबिलिटी वुड बी 18,500। नो, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अच्छा, तब तो कंफ्यूजन ही नहीं है, मैंने गलत पढ़ लिया था। मुझे लग रहा था कि एज पर द रेगुलर प्रोविजंस, मतलब ओल्ड स्कीम के हिसाब से मुझे लग रहा था कि टैक्स लायबिलिटी 18,510 आ रही है, विच इज लोअर देन द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। नहीं, फिर तो ये कोई मतलब ही नहीं है इसका। ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में इसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं लाएगी। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर आपके जो वो आता है नेट सैलरी, ग्रॉस टोटल इनकम, 6,92,800 रुपीज, यही मेरा भी आया था। यस, यही मेरा भी आया था। एंड अगर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट में जाते हैं तो 717,800, और उसमें डिडक्शंस वगैरह देने के बाद टोटल 543,800 आती है। यस, 543,800। चलो, कैलकुलेशंस वगैरह तो मेरी एकदम सही है। ठीक है, 22 मिनट 34 सेकंड लगे हम लोगों को। एक्चुअली नहीं, पहले 3 मिनट में मैंने आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन भी दिया था, तो मुश्किल से 19 मिनट हम लोगों को लगे इस एक केस को सॉल्व करने में। बड़ा मजा आया। आई एम श्योर आप लोगों को भी मजा आया होगा। डिडक्शंस वाला जो सेक्शन 80D है, उसका भी एक क्लैरिटी आई कि लमसम प्रीमियम का डिडक्शन किस तरह से मिलता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन कैसे कैलकुलेट होती है, कार का परक्विजिट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम में किन चीजों का ध्यान रखना है, उन सारी चीजों के बारे में भी हम लोगों को क्लैरिटी आई। राइट, तो इसी बात पर आप लोग वीडियो को लाइक करोगे। ये वाला केस हम लोगों का हो चुका है। आओ हम लोग जीएसटी के केस पर चलते हैं। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। ऑलराइट, केस सिनेरियो 3 देखते हैं। ABC Limited has manufacturing unit in Rajasthan. Okay. Further it has ancillary. अरे ये वाला तो उसमें किया हुआ है, MTP में, MTP Series 2 में ये केस बेस्ड MCQ है। Further it has ancillary units in the state of Madhya Pradesh and Gujarat and is registered in these states. Moreover, ABC Limited owns and operates a hotel in Udaipur, Rajasthan. In addition to the aforesaid, ABC, हाँ ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली वही है, ये एग्जैक्टली वही चीज है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। 4 क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से एक आध कोई क्वेश्चन नया होगा क्या? 4 क्वेश्चंस का है, 3 ही तो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस 4 भी नहीं है। इसने लिखा हुआ है अप्रोप्रिएट आंसर्स टू क्वेश्चन नंबर्स 1 to 4, नहीं तो इसमें 3 ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चंस वही हैं, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस वही हैं जो MTP सीरीज 2 है, और MTP सीरीज 2 का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, MTP सीरीज 2 में जो केस बेस्ड MCQs आए थे, ये उनमें से एक केस बेस्ड MCQ है, तो उसको मैं MTP सीरीज 2 के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो हम यहां पर सेम केस सिनेरियो को दोबारा डिस्कस करके टाइम क्यों वेस्ट करें। ठीक है, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं, जो इनकम टैक्स वाला भी हम लोगों ने किया ना, ये भी MTP सीरीज 2 का केस बेस्ड MCQ है, लेकिन इसको मैंने यहां पर दोबारा डिस्कस क्यों किया, क्योंकि इसकी फिगर्स चेंज थी।
ठीक है, इसकी फिगर्स चेंज थी और इसमें ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम की कैलकुलेशन वाले एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला हुआ था जो उधर एमटीपी सीरीज 2 वाले केस में नहीं दिया हुआ था। ठीक है, वहां पर कुछ अलग फिगर्स थी, यहां पर कुछ अलग फिगर्स थी, यहां पर एक आध कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने इनकम टैक्स वाला डिस्कस कर लिया, लेकिन जीएसटी वाला डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जीएसटी वाला डिस्कस करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएसटी वाला वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली सारी चीजें एकदम सेम है। तो एक काम करते हैं, जीएसटी के लिए हम लोग केस बेस्ड एमसीक्यू 4 देख लेते हैं, केस 4 देख लेते हैं। ठीक है, जीएसटी के लिए हम लोग एक बार केस 4 देख लेते हैं। आओ देखो, XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ मिड साइज्ड कंपनी। XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ मिड साइज्ड कंपनी। ठीक है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ मिड साइज्ड कंपनी। आओ देखते हैं इसको। ऑलराइट, रजिस्टर्ड इन दिल्ली, डीलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन इंडिया। ऑलराइट, तो ये मिड साइज्ड कंपनी है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। ठीक है, कंपनी हैज बीन ऑपरेटिंग फॉर ओवर अ डेकेड एंड हैज अ रोबस्ट सप्लाई चेन नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो ये 10 साल हो गए इसको और अच्छी खासी सप्लाई चेन है, वेरी गुड। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा ना, हाँ वेरी गुड। ठीक, फिर आगे, द कंपनी नीड्स टू एंश्योर कंप्लायंस विद वेरियस जीएसटी रेगुलेशंस रिलेटेड टू रिटर्न फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, company is exploring to expand its sales channel in India through distributors in each state. In view of the same, the company has undertaken the following activities in the month of June. तो कंपनी को अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने और उस एक्सपेंशन के लिए कंपनी ये करने जा रही है। क्या क्या करने जा रही है? Organized a distributor conclave in Udaipur, Rajasthan, where the distributors from Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh participated in the conclave held in Rajasthan. Total cost of hotel accommodation was 25 lakh rupees, which was paid by the Delhi office of the hotel located in Rajasthan. ठीक है, तो होटल में इन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई। मोस्ट प्रॉब्ली इससे रिलेटेड प्लेस ऑफ सप्लाई पूछेगा। The company purchased certain gift items for distribution to the participants in the conclave. कुछ गिफ्ट आइटम्स खरीदे, डिस्ट्रीब्यूट किए। गिफ्ट आइटम्स were purchased from the vendor located in Ludhiana, Punjab, and were delivered to the hotel in Udaipur, Rajasthan for distribution to the participants in the conclave. अच्छा, खरीदे पंजाब से थे और डिलीवर कहां पर करवाए? डिलीवर करवाए यहां पर राजस्थान में डिलीवर करवा दिए। ओके, The cost of such gift items was 25 lakh rupees. However, the value of individual gift items was restricted to 75,000 rupees. ठीक है, देखते हैं क्या पूछता है। मोस्ट प्रॉब्ली इससे भी प्लेस ऑफ सप्लाई पूछेगा। The company purchased an insurance policy for its employees traveling for the conclave, and the premium for such insurance policy was 1 lakh rupees, which was paid by the company. There is no requirement under any law requiring such insurance policy. तो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉइज के लिए कुछ तो इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह खरीद के दी। अब जहां तक मुझे लगता है इससे रिलेटेड ये पूछ लेगा कि बताओ इस पर जो जीएसटी दिया उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं, तो 17.5 में वो ब्लॉक्ड है अनलेस देयर इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट टू डू सो। यहां पर इस वाले क्वेश्चन से, इस वाले सेंटेंस से साफ लिखा हुआ है कि देयर इज नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट टू डू सो, तो कोई उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। Next, the company took on rent a new warehouse near its factory in Delhi for storage and dispatch of goods. अच्छा, एक नया रेंट पे एक नया warehouse लिया किराए पर। Goods are being transported between the factory and the new warehouse in non-motorized cart. The value of such goods transported in single trip is up to 5 lakh rupees. Further, the rent of the warehouse is 18 lakh rupees for the initial 11 months, and the same shall be revised to 21 lakh rupees after the expiry of initial 11 months. ठीक, बड़ी अच्छी बात है। Rate of GST applicable is 18% IGST, 9% CGST and SGST each unless otherwise specified. 5 questions हैं, आइए इनको देखते हैं। Which of the following statements is correct under GST law in relation to the hotel accommodation service received by the company? ठीक है, तो कंपनी ने जो अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, जो पॉइंट ए में था ना, ऑर्गेनाइज अ डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्क्लेव इन उदयपुर, राजस्थान, where the distributors from Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh participated in the conclave held in Rajasthan. तो कॉन्क्लेव हुई कहां? कॉन्क्लेव राजस्थान में हुई। Total cost of the hotel accommodation was 25 lakh rupees, which was paid by the Delhi office to the hotel located in Rajasthan. ठीक है, तो अब ये जो कंपनी है वो है दिल्ली में। ठीक है, जो कंपनी है वो है दिल्ली में और होटल कहां पर है? होटल जो है वो राजस्थान में। राइट, अब कंपनी ने होटल की सर्विसेज ली, तो कंपनी कौन हो गई? कंपनी हो गई रेसिपिएंट। रेसिपिएंट की लोकेशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई का एकदम सिंपल सा रूल है कि जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, सिचुएटेड होगी, वहीं पर प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन क्योंकि ये कंपनी है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के बारे में बात हो रही है, तो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के केस में हम लोग B2B और B2C देखते हैं। और क्योंकि ये B2B सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ मिड साइज कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली, तो क्योंकि ये B2B सप्लाई हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स के लिए जो दिल्ली शुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आओ बाकी देखते हैं। होटल वाली जो सर्विसेज है उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द होटल ओनली। और अगर होटल वाली सर्विसेज के बारे में प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा जाएगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी जो होटल वाला है वो तो राजस्थान में है, और होटल कहां है? प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो इन राजस्थान। तो ऐसे केस में CGST SGST लगेगा। बाकी देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। लेट्स सी।
Which of the following statements is correct under GST law in relation to the hotel accommodation service? हाँ, होटल अकोमोडेशन सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स वाली सर्विस, दिस इज टॉकिंग अबाउट होटल अकोमोडेशन सर्विसेज। और अगर होटल अकोमोडेशन सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर 12(3) लगेगा। 12(3) बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसमें B2B B2C से कोई मतलब नहीं होता है, सिंपली द प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, ठीक है। तो ऐसे केस में हमेशा ही क्या हो जाता है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर इज आल्सो इन दैट स्टेट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज आल्सो इन दैट स्टेट, तो CGST SGST लगता है। The hotel shall charge CGST and SGST on the invoice issued to the company, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखो, What shall be the place of supply in relation to the gift items purchased by the company? तो गिफ्ट आइटम्स मेरे ख्याल से bill to ship to था। The company purchased certain gift items for distribution to the participants of the conclave. The gift items were purchased from the vendor located in Ludhiana, Punjab, and were delivered to the hotel in Udaipur, Rajasthan, for distribution to the participants of the conclave. ठीक है, तो ये जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया एक तरह से बिल टू शिप टू वाला कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने, जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है, जो कि ये दिल्ली में रजिस्टर्ड है, इसने किससे कहा? एक वेंडर जो कि लुधियाना पंजाब में रजिस्टर्ड है, वेंडर पंजाब में रजिस्टर्ड है, और इससे कहा कि तुम सामान सीधा बेच दो राजस्थान में जहां पर होटल है, ठीक है। इससे बोला कि तुम होटल में सामान भेज दो राजस्थान में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो वो हुआ ट्रांजैक्शन हुआ, उसके लिए व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली, ठीक है। बिल टू शिप टू के केस में लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन ऑन हुज डायरेक्शंस द गुड्स वर सेंट, ठीक है। तो जो पंजाब वाला वेंडर है वो बिल इसको करेगा, शिप इसको करेगा, ठीक है। ये जो पंजाब वाला वेंडर है ये बिलिंग किसको करेगा? XYZ प्राइवेट लिमिटेड को करेगा, शिपिंग किसको करेगा? राजस्थान वाले होटल को करेगा। तो बिल टू शिप टू मॉडल हो गया। ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली, ओके। What shall be the place of supply in relation to the gift items purchased by the company? Rajasthan, no. Punjab, no. Permanent location of the participant, no. Delhi, that is the principal place of the business of the company. Option B is your answer. ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखो, Which of the following statements is true in relation to the gift items and the insurance policy purchased by the company? देखो, गिफ्ट आइटम्स अगर आपने परचेज किए तो कोई भी गुड्स अगर आप गिफ्ट में देते हो तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलता है, और अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई तो वो हम लोग यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, company is not eligible to avail the input tax credit in relation to both gift items and the insurance policy. Absolutely correct. Option A is your answer. ठीक है, तो गिफ्ट आइटम्स जैसे वो सेक्शन 17(5) में ही एक क्लॉज था, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, गिवन एज गिफ्ट्स वगैरह वगैरह। बेसिकली जो चीज आपने बेची नहीं उस पर आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। आपने गुड्स को खरीदा, फ्री में आपने दे दिया, तो उस पर आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, ये जो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉइज के लिए इंश्योरेंस करवा के दिया हुआ है, इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में नहीं करवाया था। डन, राइट। आई होप ये वाली बात आप लोगों को एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, Which of the following statements is correct in relation to the issuance of e-way bill for transportation of goods between factory and warehouse in a non-motorized cart? तो अगर आप non-motorized cart में दे रहे हो, मतलब रिक्शा विक्शा से दे रहे हो, मैनुअल वाली रिक्शा है, ठीक है, या तो मैनुअल रिक्शा है, तो नॉन मोटराइज्ड कार्ट। और क्या होगा, आजकल तो रिक्शा भी ई रिक्शास चलती हैं, ठीक है। तो अगर आप नॉन मोटराइज्ड कार्ट के थ्रू सामान भिजवा रहे हो तो आपको ई वे बिल जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। डन। तो e-way bill is required to be issued by the company? No. E-way bill is not required to be issued by in the given case, irrespective of the consignment value of the goods. Absolutely right. ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर आंसर, राइट। ऑप्शन बी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements is most appropriate in relation to the new warehouse taken on rent by the company? ठीक है, टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी। सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड मैंडेटरीली, सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड मैंडेटरीली, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन फॉर द टर्म ऑफ रेंट एग्रीमेंट, सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड वंस रेंट इज मोर देन 20 लाख रुपीज पर annum। एक बार ये रेंट वाली चीज ना मुझे दोबारा देखनी पड़ेगी, याद नहीं आ रहा क्या है ये। द कंपनी टुक ऑन रेंट अ न्यू वेयरहाउस नियर इट्स फैक्ट्री इन दिल्ली। कंपनी कहां पर रजिस्टर्ड है? कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है। दिल्ली में ही इसने एक नया वेयरहाउस लिया, ओके। दिल्ली में ही इसने एक नया वेयरहाउस किराए पर लिया फॉर स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ गुड्स। फॉर स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ गुड्स, गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बिटवीन द फैक्ट्री एंड न्यू वेयरहाउस इन अ नॉन मोटराइज्ड कार्ट।
Value of such goods transported in a single trip is up to 5 lakh rupees. Rent of the warehouse is 18 lakh rupees for initial 11 months and the same shall be revised to 21 lakh rupees after the expiry of the initial 11 months. तो ये वेयरहाउस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वेयरहाउस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, दिल्ली में ही तो है ये वेयरहाउस, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ठीक है। यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि आपने एक प्लेस ऑफ बिजनेस अपना यहां पर दिल्ली में मेन खोल रखा है, जो कि इसका वो है फैक्ट्री है, ठीक है। तो इसकी जो एक ये जो फैक्ट्री है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस, वन प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन दिल्ली एंड अनदर प्लेस ऑफ बिजनेस इज द वेयरहाउस, और ये वेयरहाउस खुद भी तो दिल्ली में ही है। तो अगर ये वेयरहाउस खुद ही दिल्ली में है तो क्या इस पर सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होगी? नहीं। हाँ, लेकिन अगर मान लो वेयरहाउस ये किसी और स्टेट में होता, देन दो अलग अलग प्लेसेस ऑफ बिजनेस हो जाती हैं और दोनों अलग अलग स्टेट्स में हो जाती हैं, तो वेयरहाउस के लिए भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता। यहां पर अगर ये बंदा चाहे तो वेयरहाउस के लिए रजिस्ट्रेशन ले सकता है, क्योंकि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए भी अगर आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, लेकिन लॉ ने ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं रखी है इफ मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेसेस आर इन द सेम स्टेट, ठीक है। ऑलराइट, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? Separate GST registration is not required mandatorily. Option A is your answer. ठीक है, तो हम लोगों का एक केस बेस्ड एमसीक्यू इनकम टैक्स का हो गया और एक केस बेस्ड एमसीक्यू हम लोगों का जीएसटी का भी हो गया है। तो इनकम टैक्स में हम लोग अब केस बेस्ड एमसीक्यू 6 पर आ चुके हैं और जीएसटी में हम केस 5 पर आ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो इनकम टैक्स का 6th केस बेस्ड एमसीक्यू हम लोग यहां पर देखते हैं। ऑलराइट, तो ये केस सिनेरियो 6 देखते हैं इनकम टैक्स का। आन्या गुप्ता, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, lives with a family in New York since the year 2000. She visited India from 21st March 2024 to 28th September 2024. ठीक है, 21 मार्च 2024 में आई, यानी प्रीवियस ईयर 23-24 में आई और उसके बाद 28 सितंबर 2024 तक ये इंडिया में थी, ठीक है। मतलब फर्स्ट अप्रैल 24 से लेकर 28 सितंबर 2024 में थी। टू टेक केयर ऑफ हर एलिंग मदर, इनकी मां बीमार थी, उनकी देख रेख करने के लिए इंडिया आई। In the last 4 years, she has been visiting India for 100 days every year to be with her mother. ठीक है, तो पिछले 4 सालों में हर साल 100 दिन के लिए आती हैं अपनी मां के पास रहने के लिए। She owns an apartment in New York, which is used as her residence. तो इनके पास न्यूयॉर्क में एक मकान है जिसमें खुद रहती हैं। Expected rent of the house is $32,000 per annum. The value of $1 may be taken as 75 rupees. Municipal taxes paid in New York in January 25 are $2,000. All right. She took ownership and possession of a house in New Delhi on 25th March 2024 for self-occupation when she is in India. ठीक है, तो ये इनके पास दिल्ली में भी एक मकान है। 25 मार्च 2024 को इन्होंने उसकी ओनरशिप ली। मतलब क्या हो गया, ये 23-24 में इन्होंने मकान परचेज किया सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए। Municipal value is 4,20,000 rupees per annum and the fair rent is 4,50,000 rupees per annum. She paid property tax of 22,000 rupees to Delhi Municipal Corporation on 21st March 2025. कोई मतलब की इंफॉर्मेशन नहीं है ये, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए प्रॉपर्टी यूज्ड है। She had taken a loan of 16 lakh rupees at 10% per annum from IDBI Bank on 1st April 20 for constructing this house, and the construction got completed on 20th March 2024. No amount has been paid towards the principal repayment so far. The house is vacant for the rest of the year, that is from October 24 to March 25. All right. She had a house property in Mumbai which was sold on 28th March 2024. In respect of this house, she received arrears of rent of 3 lakh rupees on 4th February 25. This amount has not been charged to tax earlier. She does not have any income under any other source in India during the previous year 24-25. Anya Gupta wants to exercise the option to shift out of the default tax regime under section 115 BSE for assessment year 25-26. Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following questions. All right, let's see. सबसे पहला, what would be the residential status of Anya Gupta for assessment year 25-26? ठीक है, तो assessment year 25-26 के लिए अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, she is a citizen of India, ठीक है, शी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो प्रीवियस ईयर 24-25 है, प्रीवियस ईयर 24-25 में देखो ये कितने दिनों के लिए इंडिया में थी। ठीक है, प्रीवियस ईयर 24-25 में ये इंडिया में कितने दिनों के लिए थी, ये हम लोगों को यहां पर देखना होगा। तो लेट्स सी, इंडियन इनकम तो इनकी नील है, ठीक है, इंडियन इनकम इनकी नील है। अब ये 1 अप्रैल 2024 से लेकर 28 सितंबर 2024 तक थी। ठीक है, ये 21 मार्च 2024 को इंडिया आ गई थी, right? She came to India on 21st of March 2024, but 21st March 2024 falls in the previous year 23-24. ठीक है, अगर हम previous year 24-25 के बारे में बात करें
तो ये 1 अप्रैल 24 से 28 मार्च 2024 तक, 28 सितंबर 24 तक इंडिया में थी। ठीक है, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने दिन हुए? 181 डेज हुए। ये 181 डेज के लिए इंडिया में रही। ठीक है, ये 181 डेज के लिए इंडिया में रही। अगर ये इंडियन सिटीजन है और 181 डेज के लिए इंडिया में है, ठीक है, तो एक कंडीशन तो हम लोगों की ये वाली हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है कि आप 60 डेज से ऊपर रहो। ठीक है, आप 60 डेज के ऊपर रहो इंडिया में, और पिछले 4 सालों में आप 365 डेज या उससे ऊपर रहो इंडिया में, है ना। अगर हम लोग जैसे देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस में हम लोगों ने 4 कैटेगरीज के बारे में बात की थी। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने 4 कैटेगरीज के बारे में बात की थी। पहली कैटेगरी क्या थी? बैलेंसिंग फिगर थी। दूसरी कैटेगरी थी जब साल के बीच में देश छोड़ के देश के बाहर जाता है इंडियन सिटीजन। तीसरी और चौथी कैटेगरीज क्या थी? जब इंडियन सिटीजन देश के बाहर से देश में आता है। कैटेगरी 3 में थी कि उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से कम होनी चाहिए। कैटेगरी 4 में था कि उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कैटेगरी 4 में था कि उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो आन्या गुप्ता है, ये कैटेगरी 3 में फॉल करेंगी। इंडियन सिटीजन जो साल के बीच में देश में आ रही हैं। ठीक है, ये कैटेगरी 3 में फॉल करेंगी, इंडियन सिटीजन जो साल के बीच में देश में आ रही हैं। यहां के लिए 182 डेज वाली ही लिमिट होती थी। यहां पर वो जो दूसरी वाली चीज होती थी ना, और 60 डेज एंड 365 डेज इन द प्रीवियस 4 years, यहां पर वो वाली कंडीशन थी ही नहीं। कैटेगरी 3 मतलब आप साल भर में देश के बाहर से देश में आ रहे हो, आप इंडियन सिटीजन हो या फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जो साल के बीच में देश के बाहर से देश में आ रहे हो। ठीक है, अगर आप 182 डेज या उससे ऊपर इंडिया में रहे तब तो आप रेजिडेंट हो, अदरवाइज आप स्ट्रेट अवे नॉन रेजिडेंट हो। ठीक है, तो ये जो आन्या गुप्ता है, ये देश के बाहर से देश में आती हैं। ठीक है, ये देश के बाहर से देश में आती हैं, और तो ये कैटेगरी 3 में फॉल करती हैं। और अगर ये कैटेगरी 3 में फॉल करती हैं और ये 182 डेज या उससे ज्यादा नहीं रह पाती हैं, क्योंकि ये 181 डेज रहती हैं, तो इसलिए ये डायरेक्टली क्या हो जाती हैं? ये नॉन रेजिडेंट हो जाती हैं। इनके लिए ये वाली कंडीशंस हम लोगों को चेक ही नहीं करनी है। ठीक है, ऑलराइट। तो पहला क्वेश्चन जो हो गया, शी इज अ नॉन रेजिडेंट, ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हो गया वो हो गया ऑप्शन डी, नॉन रेजिडेंट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Miss Anya Gupta can claim benefit of nil annual value under section 23(2) in respect of। ठीक है, अब देखो, अगर ये नॉन रेजिडेंट है ना, तो इनकी वही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी जो इंडिया में अक्रू हो रही है या अराइज हो रही है या रिसीव हो रही है, या फिर डीम टू अक्रू, अराइज या रिसीव हो रही है। ठीक है, यही वाली इनकम्स इनकी इंडिया में टैक्सेबल होंगी। राइट, अब एक मकान इनका न्यूयॉर्क में है, एक मकान इनका दिल्ली में है। ठीक है, एक मकान इनका न्यूयॉर्क में है, एक मकान दिल्ली में है। मुंबई वाला मकान इनका बिक चुका था, तो जाहिर सी बात है जो न्यूयॉर्क वाला मकान है वो तो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होगा, बिकॉज शी इज अ नॉन रेजिडेंट। ठीक है, जो न्यूयॉर्क वाला मकान है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज शी इज अ नॉन रेजिडेंट। एंड इफ शी इज अ नॉन रेजिडेंट, तो बाहर जो भी इनकम रिसीव हो रही है, अक्रू हो रही है, उसका इंडिया में टैक्सेबिलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। इंडिया में टैक्सेबल वही होगा जो इनके पास एक दिल्ली वाला मकान है। ठीक है, तो दिल्ली वाले मकान के लिए शी कैन क्लेम निल वैल्यू, एनएबी निल मान सकती हैं, क्योंकि दिल्ली वाला मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में एनएबी को निल माना जाता है। ठीक है, तो हर दिल्ली हाउस, ऑप्शन ए इज योर आंसर। सारे देख लेते हैं। हर दिल्ली हाउस, हर न्यूयॉर्क हाउस, सिंस इट इज मोर बेनिफिशियल, नहीं, न्यूयॉर्क हाउस तो स्कोप में ही नहीं है। ठीक, हर दिल्ली हाउस अलोन, न्यूयॉर्क हाउस विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट एंड एक्सपेक्टेड रेंट वुड बी द एनुअल वैल्यू, नो both her Delhi house and New York house, since benefit of nil annual value is available in respect of 2 house properties, no। न्यूयॉर्क वाला जो हाउस प्रॉपर्टी है वो तो इंडिया में टैक्सेबिलिटी की स्कोप से ही बाहर है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। तो अपने दिल्ली वाले मकान के लिए निल एनुअल वैल्यू मान सकती हैं। ठीक, व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ आन्या गुप्ता फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उन्हीं मकानों से आएगी जो कि इंडिया वाले हैं। ठीक है, जैसे जो ये है हमारा जो दिल्ली वाला मकान है, एक तो दिल्ली वाला मकान है और एक मुंबई वाला मकान है। दिल्ली वाले मकान के बारे में बात करते हैं। अगर दिल्ली वाले मकान के बारे में बात करें तो एनएबी तो निल आ गई। अब 24A का डिडक्शन कुछ है नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएबी, वो तो निल ही होगा। 24B का डिडक्शन देखते हैं। 24B का डिडक्शन देखते हैं। इन्होंने प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था 16 लाख रुपीस का, 10% पर आनम ऑन 1 अप्रैल 2020। तो 2021,
21 22 22 23, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 20 मार्च 2024 को। 20 मार्च 2024 का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर 23-24। तो प्रीवियस ईयर 23-24 को भी पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा, क्योंकि जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उससे जस्ट एक साल पहले तक के पीरियड को ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाता है, राइट। 16 लाख रुपए का लोन था, 10% के रेट पर अगर हम लोग करेंगे तो 1,60,000 रुपीज का इंटरेस्ट आएगा। 160 का इंटरेस्ट यहां पर आया, 160 का इंटरेस्ट यहां पर आया, 160 का इंटरेस्ट यहां पर आया, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट हम लोगों का प्री एक्विजिशन पीरियड वाला कितना हो गया? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला 1,60,000 इंटू 3, ये आ गया 4,80,000 रुपीज का। अब ये 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, यानी 96,000 रुपीज का डिडक्शन हर साल मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है। तो इनको 96,000 रुपीज का रिडक्शन इधर मिलेगा, 96,000 रुपीज का रिडक्शन इधर मिलेगा, 96 इधर, 96 इधर और 96 इधर, ठीक है। हम कौन से प्रीवियस ईयर के बारे में बात कर रहे हैं? हम 24-25 के बारे में बात कर रहे हैं। तो 24-25 में 96,000 इज अ प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट, ठीक है। 96,000 इज अ प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट, और इस साल 24-25 में भी तो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो वो 1,60,000 रुपए का और इंटरेस्ट का रिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अभी तक इन्होंने लोन का एक पैसा भी पे नहीं किया है, ठीक है। यहां तक अभी तक इन्होंने लोन का एक पैसा भी पे नहीं किया है। नो अमाउंट हैज बीन पेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल रीपेमेंट सो फार, ठीक है। तो अगर लोन का इन्होंने एक पैसा भी पे नहीं किया है तो 16 लाख रुपए का लोन है, 10% का इंटरेस्ट 24-25 में भी लगेगा, 1,60,000 रुपए के इंटरेस्ट का रिडक्शन यहां पर भी मिलेगा। तो 24-25 में जो टोटल डिडक्शन मिलेगा वो कितने का होगा? 96,000 प्लस 1,60,000, ये आएगा 2,56,000। बट क्योंकि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसलिए दिस अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज, ठीक है। दिस अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज, और वो भी ये डिडक्शन भी तभी मिलेगा जब ओल्ड स्कीम में जाएगी, ठीक। तो अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 24B में 2 लाख रुपए का डिडक्शन यहां पर आ गया, ठीक है। तो ये 2 लाख रुपए का तो लॉस हो गया, ये 2 लाख रुपए का लॉस हो गया दिल्ली वाली प्रॉपर्टी से। मुंबई वाली प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम लोग बात करें, 28 मार्च 2024 को प्रॉपर्टी बिक गई थी, यानी 23-24 में प्रॉपर्टी बिक गई थी। 24-25 में मुंबई वाली प्रॉपर्टी का ओनर मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर इससे रिलेटेड मुझे कोई भी एरियर्स वगैरह मिलते हैं तो क्या मुझे उस पर टैक्स लगेगा? इस साल भी लगेगा? द आंसर इज यस, ठीक है। क्योंकि एरियर्स ऑफ रेंट अगर आपको कभी भी मिलता है तो ये नहीं देखा जाता कि आप उस समय उस प्रॉपर्टी के ओनर हो या नहीं हो। तो यहां पर 3 लाख रुपए का एरियर्स ऑफ रेंट मिला 4 फरवरी 2025 को, यानी 24-25 में आपको 3 लाख रुपए के एरियर्स का रेंट मिला। अब इस 3 लाख रुपए में से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा, और कितना 339, ठीक है, 90,000 रुपए का मिल जाएगा। 2,10,000 रुपए विल बी योर टैक्सेबल वैल्यू, राइट। तो होगा क्या? जो मुंबई वाली प्रॉपर्टी है, जो मुंबई वाली प्रॉपर्टी है उसमें 3 लाख रुपए का आपका एरियर्स हुआ, और इसमें से आपको 30% का डिडक्शन मिला। 30% कितना आएगा? 90,000 आएगा, यानी 2,10,000 रुपीज। दिस इज योर रेंट फ्रॉम मुंबई प्रॉपर्टी, दिस इज योर इनकम फ्रॉम मुंबई प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 2 लाख रुपए का ये लॉस, 2,10,000 रुपए की ये इनकम, जो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी वो 10,000 रुपीज की आएगी, ठीक है। जो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी वो 10,000 रुपीज की आ जाएगी। What is the income chargeable under the head income from house property of Anna Gupta for assessment year 25-26? 10,000 rupees. Option D is your answer. ठीक है, ऑप्शन डी is your answer. ठीक, देखो नेक्स्ट. Assume that for the purpose of this question alone, Anya Gupta has let out her flat in New York during the 6 months April to September when she is in India for a sum of $6,000 per month. ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ कि जब तक ये इंडिया में थी तब तक इसने अपने न्यूयॉर्क वाले फ्लैट को रेंट पर दे दिया $6,000 पर मंथ के लिए. Such rent was received in bank account in New York and then remitted to India through approved banking channels. ये रेंट मिला कहां? ये रेंट न्यूयॉर्क में ही मिला. न्यूयॉर्क में ही एक बैंक है, वहां पर ये रेंट मिला और उसके बाद इसको इंडिया में ट्रांसफर किया गया. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस वाली इनकम को इंडिया में रिसीव किया गया? द आंसर इज नो. ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूयॉर्क वाली प्रॉपर्टी है इसका जो रेंट मिल रहा है वो भी आपको न्यूयॉर्क के बैंक अकाउंट में मिल रहा है. अगर डायरेक्टली इंडिया के बैंक अकाउंट में मिल रहा होता तब ये टैक्सेबल होता. लेकिन न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी, ये जो बहन जी है आन्या गुप्ता, ये नॉन रेजिडेंट है, तो इसलिए न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी से जो भी रेंट मिल रहा है, मिल भी न्यूयॉर्क में रहा है, प्रॉपर्टी भी न्यूयॉर्क में, तो उसका इंडिया में टैक्सेबिलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है.
व्हाट वुड बी द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल टू टैक्स इन हर हैंड्स फॉर असेसमेंट ईयर 25-26? सेम रहेगी 10,000 रुपए। यहां पर जो 10,000 रुपए थी वही रहेगी, क्योंकि न्यूयॉर्क वाली प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि रेंट प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क में, तो इनकम अक्रू या अराइज भी न्यूयॉर्क में ही हो रही है एंड रिसीव भी न्यूयॉर्क में ही हो रही है, रिसीव होने के बाद इंडिया में लाई जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। और इसी के साथ हम लोगों का डीटी का एक और केस यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग जीएसटी के अगले केस पर आएंगे। जीएसटी का केस नंबर 5 देखेंगे। आप लोग फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक। ऑलराइट, लेट्स सी जीएसटी केस 5। Vidula Impex Limited is engaged in supplying sports goods. Alright. The company did not opt for registration under GST. The proper officer under GST, based on inquiry, finds that company is liable for registration and he registers the company on temporary basis on 15th June 2023. क्या बात है, temporary registration मिल गया। After being granted the registration certificate, the company availed the following services for the purposes of its business. ठीक है, registration मिल चुका, अब इसने following services को avail किया मतलब input हो गई है। Renting of motor vehicles from Blue Taxi Private Limited, where GST was charged at 12%. अच्छा, तो Blue Taxi Limited से, Blue Taxi Private Limited से इसने मोटर व्हीकल्स को रेंट पर लिया, ठीक है, और जीएसटी कितना चार्ज किया गया उस पे, मतलब ब्लू टैक्सी प्राइवेट लिमिटेड ने 12% के रेट से जीएसटी चार्ज किया। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स में यूजुअली रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ता है, लेकिन अगर सप्लायर 12% के रेट पर जीएसटी चार्ज कर रहा है तो रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने की कोई जरूरत नहीं होती है। यहां पर ब्लू टैक्सी प्राइवेट लिमिटेड जो हमारा सप्लायर है वो खुद 12% के रेट पर जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो इसलिए यहां पर ये जो कंपनी है हमारी विदुला इंपेक्स लिमिटेड, इसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, एक तो सर्विस ये इन्होंने अवेल की, दूसरी कौन सी सर्विस इन्होंने अवेल की? अपॉइंटेड मिस्टर राजेश एज टेक्निकल डायरेक्टर फॉर एडवाइजरी रोल इन बिजनेस एंड द पेमेंट वाज मेड बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड। ठीक है, तो इन्होंने मिस्टर राजेश को एक टेक्निकल डायरेक्टर की तरह से हायर किया। However, he was not covered under any employment contract with the company. Okay, तो डायरेक्टर ने डायरेक्टरशिप सर्विसेज दी, किसको दी? कंपनी को दी। रिवर्स चार्ज में जीएसटी कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी। ठीक। During the course of its business, the company issued an invoice to a customer and erroneously charged a higher value by 34,000 rupees. उससे ज्यादा चार्ज कर लिया, मतलब ज्यादा अमाउंट से हम लोगों ने उसको डेबिट कर दिया। कस्टमर अकाउंट को हमने 34,000 से ज्यादा डेबिट कर दिया, तो अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने के लिए मैं क्या करूंगा? कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। क्रेडिट करूंगा तो मुझे कस्टमर को क्या देना होगा? मुझे कस्टमर को क्रेडिट नोट देना होगा। Such invoice was issued on 28 February 2024. All right. Further, in the month of February 24, the company also generated an e-way bill for interstate transport of goods. However, immediately on generation of the e-way bill, the buyer cancelled the order before it was dispatched from the factory for the delivery. हाँ तो ठीक है, dispatch हुआ नहीं है, immediately कर दिया, 24 घंटे के अंदर अंदर आप e-way bill को cancel कर सकते हो। In the month of March 2024, since the company was incurring heavy losses, oh, very bad. It applied for cancellation of GST registration on 15th March 2024. Apply कब किया? 15th March को apply किया। Order for cancellation was made on 30th March 2024, effecting cancelling the registration with effect from 15th March 2024. तो cancellation of order की डेट क्या है? 30 मार्च 2024। इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या है? 15 मार्च 2024। ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स 5 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं आपको। देखो, आफ्टर द ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, कंपनी नीड्स टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन 90 डेज इफ नो एक्सटेंशन पीरियड इज ग्रांटेड फॉर सच टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन अगर आपको मिल जाता है तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको प्रॉपर परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक। नेक्स्ट, which of the following input services are liable to GST under reverse charge in the hands of the company? Renting of motor vehicles, नहीं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया क्योंकि सप्लायर जो है 12% के रेट से जीएसटी चार्ज कर रहा है। डायरेक्टरशिप सर्विसेज, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which document is required to be issued by the company in respect of the invoice issued on 28th February 2024? I think ये क्रेडिट नोट वाली बात हो रही है यहां पर। Yes, तो सच इनवॉइस वाज इशूड ऑन 28 फरवरी 2024, जहां पर हमने अपने एक कस्टमर को 34,000 रुपीज से ज्यादा डेबिट कर दिया था, तो हमें अब क्रेडिट नोट इशू करना होगा। नेक्स्ट, कंपनी नीड्स टू फाइल इट्स फाइनल रिटर्न बाय। फाइनल रिटर्न का फाइल करना होता है 3 महीने के अंदर अंदर फाइल करना होता है। 3 महीने कहां से देखे जाते हैं? या तो डेट ऑफ कैंसिलेशन से, मतलब या तो इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन से, या तो डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, व्हिच एवर इज लेटर। ठीक है, तो यहां पर व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन? इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन इज 15th मार्च।
व्हेन वाज द ऑर्डर पास्ड? ऑर्डर वाज पास्ड ऑन 30th मार्च। तो इन दोनों में से जो भी डेट बाद में आएगी यानी 30th मार्च, इससे 3 महीने देखेंगे तो 30th मार्च से देखेंगे तो अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक हमें फाइनल रिटर्न फाइल करना चाहिए। 30 जून तक हमें फाइनल रिटर्न फाइल करना चाहिए। Next, which of the following statements is correct in respect of e-way bill generated for goods in the month of February for which order was cancelled? Once generated, e-way bill cannot be cancelled. No, e-way bill can be cancelled within 24 hours of generation. Option B is your answer. सबको समझ में आ गया? बोलो stand forever. वीडियो को आप लोग कर दो लाइक और अब हम लोग चलेंगे इनकम टैक्स के केस सिनेरियो 7 पर। Alright, let's see. Ram Builders and Developers is the sole proprietorship concern of Mr. Ram. Okay. The main business of the concern is construction, development and sale of residential and commercial units. ठीक है, तो ये residential और commercial units का development करते हैं, sale करते हैं, construction करते हैं और बेचते हैं। Ram Builders and Developers developed a project named Luxuria Heaven, which has both residential and commercial units with its own funds. ठीक है, तो Ram Builders ने क्या किया? एक लग्जूरिया हेवन करके अपार्टमेंट्स बनाए, उसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों थे और अपना पैसा लगाकर बनाया, कहीं से लोन वोन नहीं लिया। ठीक, इट ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर द सेड प्रोजेक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया। बहुत बढ़िया। राम सोल्ड मेजॉरिटी ऑफ इट्स रेजिडेंशियल यूनिट्स एंड कमर्शियल यूनिट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। बड़ी अच्छी बात है, मेजॉरिटी इन्होंने 24-25 में बेच दी। हाउएवर, around 30 residential units and 15 commercial units were held by him as stock in trade as on 31 मार्च 2025। ओके, तो 30 रेजिडेंशियल यूनिट्स और 15 कमर्शियल यूनिट्स अभी भी पूरे साल में बिक नहीं पाई। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन कब मिला? 31 मार्च 2024 को मिल गया, यानी हमारा जो प्रीवियस ईयर है 24-25 उससे जस्ट एक दिन पहले सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल गया। प्रीवियस ईयर 24-25 में हमने मोस्ट ऑफ द यूनिट्स बेच दी, मोस्ट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट्स, मोस्ट ऑफ द कमर्शियल यूनिट्स हम लोगों ने बेच दी और उसके बाद अभी भी हमारे पास एज ऑन 31 मार्च 2025 यानी एज ऑन द ईयर एंड हमारे पास 30 रेजिडेंशियल यूनिट्स और 15 कमर्शियल यूनिट्स स्टॉक इन ट्रेड में पड़ी हुई हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ स्लंप इन द रियल एस्टेट सेक्टर. In order to earn some income from these units, Ram incidentally let out some of the units held as stock in trade. ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर ये हुआ कि रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ तो डाउनफॉल आया या कुछ भी हुआ, लेकिन मकान कंस्ट्रक्टेड पड़े हुए थे, खाली पड़े हुए थे, तो इन्होंने सोचा चलो उसको किराए पर चढ़ा देते। The details of the units constructed, sold and held as stock in trade are given here under. Alright, कितनी यूनिट्स कंस्ट्रक्ट हुई, कितनी बिकी, कितनी अभी भी पड़ी हुई है, कितनी लेट आउट हुई, सारी डिटेल्स यहां पर आपको दी हुई है। रेजिडेंशियल यूनिट्स के बारे में बात करें, टोटल 100 यूनिट्स कंस्ट्रक्ट हुई थी, 70 बिक गई, 30 बची हुई हैं। ठीक है, इन 30 में से 10 किराए पर गई और 20 जो है अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। इन 30 में से 10 किराए पर गई और 20 खाली पड़ी हुई हैं। जो किराया आ रहा है वो आ रहा है 10,000 रुपीज पर मंथ। कमर्शियल यूनिट्स के बारे में बात करें, 40 कंस्ट्रक्ट हुई, 25 बिक गई, 15 बची। इन 15 में से 5 किराए पर दी हुई हैं और 10 एज इट इज पड़ी हुई हैं और जो किराए पर दी हुई हैं उन पर 18,000 रुपए पर मंथ का किराया आ रहा है। आउट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट्स सोल्ड, तो जो रेजिडेंशियल यूनिट्स बिकी थी, कितनी बिकी थी? 70 बिकी थी। 5 residential units were sold to his friend Mr. Gaurav, who is also a real estate developer, on 15th February 2025 for 20 lakh rupees each. ठीक है, तो ये जो इसने रेजिडेंशियल यूनिट्स बेची हैं, टोटल 70 रेजिडेंशियल यूनिट्स इसने बेची हैं। इनमें से 5 इसने अपने दोस्त को बेची हैं और जो गौरव है इसका दोस्त, वो खुद एक रियल एस्टेट डेवलपर है। तो गौरव के हाथ में ये जो 5 रेजिडेंशियल यूनिट्स आएंगी, ये एज स्टॉक इन ट्रेड आएंगी या एज कैपिटल एसेट आएंगी? तो ये एज स्टॉक इन ट्रेड आएंगी। ऑन 15 February 2025 फॉर 20 लाख रुपीज ईच। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल वॉज 23 लाख रुपीज ईच। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 23 लाख रुपीज की है और इसने, गौरव ने कितने में खरीदी है? गौरव ने 20 लाख रुपए में खरीदी है। राइट, अगर 20 लाख रुपए का 110% देते हम, अगर 20 लाख रुपए का 110% लेते हैं तो कितना आएगा? 22 लाख रुपए आएगा। 22 लाख रुपए इज 110% ऑफ द कंसिडरेशन। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 23 लाख रुपीज है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या गौरव के हाथ में ये जो 3 लाख रुपए का डिफरेंस है, ये IFOS में टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 56(2)(10)? गौरव 23 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको 20 लाख में खरीद रहा है, तो the stamp duty value is greater than 110% of the consideration. Also, the difference between the stamp duty value and 20 lakh rupees यानी the consideration 3 लाख रुपीस है,
दिस इज ग्रेटर देन 50,000 रुपीज। तो क्या रेसिपिएंट के हाथ में, मतलब जो रिसीवर है, जो प्रॉपर्टीज को परचेज कर रहा है, सस्ते में परचेज कर रहा है, क्या इसके हाथ में सेक्शन 56(2)(10) में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबिलिटी आएगी, टैक्सेबिलिटी आएगी? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि गौरव खुद एक रियल एस्टेट डेवलपर है, तो गौरव के लिए ये स्टॉक इन ट्रेड है। सेक्शन 56(2)(10) तभी लगता है अगर मान लो जो रिसीवर है उसके लिए वो जो एसेट है वो कैपिटल एसेट हो। ये तो इसके लिए एसेट स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक है, तो गौरव के हाथ में कोई 56(2)(10) नहीं लगेगा, कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं लगेगी। हाउएवर, agreement of sale was entered into on 1st November 2024, on which date the stamp duty value was 22 lakh rupees. Mr. Ram received 1 lakh rupees by way of account pay bank draft on 1st November 24 from Mr. Gaurav. ठीक है, based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following questions. ठीक है जी, देखते हैं। सबसे पहला, while computing the total income of Mr. Ram, income from residential and commercial units let out during the previous year 24-25 will be taxed under the head income from house property. ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात की थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में कि अगर कोई बिल्डर होता है, बिल्डर के पास अगर कोई मकान की स्टॉक इन ट्रेड पड़ा हुआ है और वो उसको किराए पर देता है, तो जो भी किराया आता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में टैक्सेबल होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो बिल्डर्स हैं ये प्रॉपर्टीज बनाते किस लिए? किराए पर देने के लिए नहीं बनाते, ये बेचने के लिए बनाते हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो जो पैसा आता है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर ये लोग प्रॉपर्टीज को किराए पर दे रहे हैं तो जो पैसा आता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। डन, income from house property, option A is your answer. Next, what would be the tax treatment of vacant residential and commercial units held as stock in trade on 31st March 2025? अब देखो, जो खाली मकान पड़े हुए हैं क्या उनको डीम्ड लेट आउट माना जाएगा? The answer is no. कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिला? कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला 31 मार्च 2024 को, यानी प्रीवियस ईयर 23-24 में कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट मिल गया। अब कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट मिलने के 2 साल तक, यानी प्रीवियस ईयर 24-25 और प्रीवियस ईयर 25-26 तक हम इनकी नेट एनुअल वैल्यू निल मानेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर 24-25 और 25-26 तक हम इनकी नेट एनुअल वैल्यू निल मानेंगे। 26-27 तक भी अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं बिक पाई, 26-27 तक भी अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं बिक पाई, तो 26-27 में हम इनको डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज मान के फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, तो 23-24 में सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला, तो इसके 2 साल तक अभी तो कुछ भी नहीं होगा। तो जो प्रॉपर्टीज वेकेंट है अभी 2 साल तक कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, द वेकेंट रेजिडेंशियल यूनिट्स वुड बी डीम्ड टू बी लेट आउट, नो। वेकेंट यूनिट्स बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल वुड बी डीम्ड टू बी लेट आउट, नो। एनुअल वैल्यू ऑफ बोथ वेकेंट रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स वुड बी निल फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, hence no income is chargeable for such units under the head income from house property for assessment year 25-26. Absolutely correct, option C is your answer. ठीक, नेक्स्ट देखो, what would be the full value of consideration in respect of sale of units to Mr. Gaurav for the purpose of computing profits and gains from transfer of units? तो full value of consideration क्या मानी जाएगी? ठीक है, full value of consideration क्या मानी जाएगी? 5 यूनिट्स गौरव को बेची थी इसने। ठीक है, इसने 5 यूनिट्स गौरव को बेची थी, 20 लाख रुपए में बेची थी, और जब बेचने का अग्रीमेंट हुआ था तो 1 नवंबर 2024 को अग्रीमेंट हुआ था। ये बिल्डर है। ठीक है, तो क्या बिल्डर के लिए सेक्शन 50C लगेगा? नहीं, बिल्डर के लिए सेक्शन 43CA लगेगा। 43CA क्या है? 43CA इज एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट ऑफ सेक्शन 50C, या मुझे कहना चाहिए मे बी 50C इज एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट ऑफ 43CA, डिपेंडिंग अपॉन जो भी पहले आया होगा। बस 43CA बिल्डर्स के लिए है और 50C कैपिटल एसेट्स जिनके पास होते हैं उनके लिए। तो सेक्शन 50C क्या कहता है कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचूंगा at a value less than the stamp duty value, तो अगर stamp duty value is greater than 110% of the consideration, then the full value of consideration will be taken to be the stamp duty value, right? सेम चीज ये 43CA बिल्डर्स के लिए कहता है कि अगर कोई बिल्डर है वो प्रॉपर्टी को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पर बेच रहा है, तो अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन से 100 कंसिडरेशन के 110% से ऊपर है, तो जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, लेकिन हां, अगर मान लो डेट ऑफ अग्रीमेंट के दिन कुछ भी पैसा अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम वाले मोड से आ जाता है, तो जिस दिन अग्रीमेंट हुआ था उस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। डन। अब हम लोग इस केस में अगर देखते हैं, तो इस केस में ये जो बिल्डर है इसने अपने दोस्त गौरव को 5 यूनिट्स बेची 20-20 लाख रुपए में। अग्रीमेंट कब हुआ? अग्रीमेंट हुआ 1 नवंबर 2024 को। 1 नवंबर 2024 को द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाज 22 लाख रुपए। क्या 1 नवंबर 2024 को 1 लाख रुपए मिला अकाउंट पे चेक से? हां, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से मिल गया। तो हम लोग स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कौन सी डेट की कंसिडर करेंगे? हम लोग स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करेंगे 1 नवंबर 2024 वाली डेट की।
22 लाख रुपए की ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आई। कंसिडरेशन 20 लाख रुपए का है, कंसिडरेशन का 110% कितना होगा? कंसिडरेशन का 110% होगा 22 लाख रुपए। क्या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है? नो। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 22 लाख लेंगे या 20 लाख लेंगे? 20 लाख लेंगे। पर फ्लैट 20 लाख रुपए। टोटल कितने फ्लैट्स बिके? 5 फ्लैट्स बिके। 20 लाख इंटू 5, 1 करोड़। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी 1 करोड़। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानी जाएगी? 1 करोड़। नेक्स्ट, assume that 1 lakh rupees was paid in cash by Mr. Gaurav to Mr. Ram on 1st November 24 instead of by way of account pay bank draft. What would be the income chargeable under section 56 to 10 in the hands of Mr. Gaurav? आप देख रहे हो कैसे कंफ्यूज कर रहा है, आप देखो कैसे कंफ्यूज कर रहा है, भयंकर वाला कंफ्यूज कर रहा है ये। ठीक है, क्यों कंफ्यूज कर रहा है ये? क्योंकि यहां पर इसने क्या बोला कि जो बिल्डर है, जो बिल्डर का नाम क्या है? राम बिल्डर्स। ठीक है, राम बिल्डर्स किसका है? मिस्टर राम का है। राम को अगर ये अपने दोस्त गौरव से जो एडवांस मिला ये कैश में मिला होता, जैसे ये वाली लाइन आती है ना, आपके दिमाग में क्या चलता है? आपके दिमाग में चलता है कैपिटल गेन्स। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे की, बाय मिस्टर गौरव टू मिस्टर राम 1 लाख रुपीज वॉज पेड इन कैश बाय मिस्टर गौरव टू मिस्टर राम, तो दिमाग में कैपिटल गेन्स चलेगा। लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ लिया? क्वेश्चन पूछा गया मिस्टर गौरव के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो परचेजर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो परचेजर ने क्या किया? परचेजर ने 1 लाख रुपए का एडवांस दिया हुआ था। ठीक है, अगर परचेजर ने 1 लाख रुपए का एडवांस दिया हुआ था, तभी तो हम लोगों ने कौन सी डेट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर किया था? जो मिस्टर गौरव है वो परचेजर है, उसने 1 लाख रुपए का एडवांस दिया बाय अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, तभी तो हमने उसी दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर किया था। ठीक है, तभी हम लोगों ने उस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर किया था। अगर मान लो ये अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट के थ्रू नहीं देता, कैश में देता, तो क्या हम 22 लाख को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करते? नहीं, हम 22 लाख रुपए वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसिडर ही नहीं करते, तो हम 23 लाख की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करते। ठीक है, तो अगर हम राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी जो सेलर है, सेलर के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वुड हैव बीन 23 लाख रुपीज। सेलर के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वुड हैव बीन 23 लाख रुपीज। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो गौरव है, जो बायर है, जो गौरव है, जो बायर है, क्या इसके लिए सेक्शन 56 टू 10 लगेगा? नो। क्यों? क्योंकि जो गौरव है वो खुद एक रियल एस्टेट डेवलपर है। गौरव खुद एक रियल एस्टेट डेवलपर है, तो गौरव के लिए ये जो फ्लैट्स हैं ये स्टॉक इन ट्रेड की तरह से आएंगे, और अगर ये स्टॉक इन ट्रेड की तरह से आएंगे तो यहां पर सेक्शन 56 टू 10 नहीं लगेगा। ठीक है, और यहां अगर 56 टू 10 नहीं लगेगा तो यहां पर टैक्स लायबिलिटी आएगी नील, इनकम आ जाएगी नील। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 56 टू 10 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गौरव? नील, सिंस 56 टू 10 इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। ठीक है, 56 टू 10 इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। इसी के साथ हमारा ये वाला जो केस बेस्ड एमसीक्यू है वो भी यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है, और अब हम लोग आ जाते हैं जीएसटी के अगले केस बेस्ड एमसीक्यू पर, एंड दैट इज केस सिनेरियो नंबर 6। ऑलराइट, लेट्स लुक एट इट। तो मेसर्स डिलाइट ब्रदर्स, अ पार्टनरशिप फर्म, इज एंगेज्ड इन द रेस्टोरेंट बिजनेस। ओके, रेस्टोरेंट बिजनेस में है ये। It is registered under the Composition Levy Scheme under Section 10(1) of the CGST Act 2017 for the current financial year. Its turnover in the state for the month of April was 12 lakh rupees. ठीक है, कॉम्पोजिशन स्कीम 10(1) 10(2) वाली कॉम्पोजिशन स्कीम है, रेस्टोरेंट बिजनेस में है, 12 लाख का टर्नओवर है, बहुत ही अच्छी बात है। It received new orders in the month of May to run a mess facility for supplying food at। अब मेस के लिए कहां से इसको ऑर्डर आया? एक तो आया विश्वास पब्लिक स्कूल से, जो कि एक सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो ये सर्विस तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, है ना। अगर आप किसी स्कूल को देते हो, मतलब 12th तक के स्कूल को, किसी को अगर आप मेस में केटरिंग सर्विसेज वगैरह देते हो तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज अप्रूव्ड बाय AICTE एंड UGC एंड फ्रंटलाइन हॉस्पिटल, तो ये सब तो टैक्सेबल हो जाएगा। It also provided catering services to Coral Limited Company for their annual general meeting. Service was provided on 3rd of July. ठीक है, तो यहां पर इसने केटरिंग सर्विसेज दी, किसको दी? कोरल लिमिटेड कंपनी को दी। 3rd जुलाई को सर्विस दी गई, बट इनवॉइस वाज नॉट इशूड बाय द फर्म टू द कंपनी टिल द एंड ऑफ अगस्त। अच्छा, तो यहां पर मुझे टाइम ऑफ सप्लाई की बू आ रही है कि 3rd जुलाई को सर्विसेज दे दी, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस नहीं इशू हुई। तो
अगर इनवॉइस टाइमली नहीं इशू होती है तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इज 3rd of July, however payment was received on 25th July for which bank account was credited on 28th July। ठीक है, तो डेट ऑफ पेमेंट आपकी आ जाएगी या तो 25 या तो 28 व्हिचएवर इज अर्लियर, तो वो आ जाएगी 25। तो अब डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इज 3rd July एंड डेट ऑफ पेमेंट 25 जुलाई, टाइम ऑफ सप्लाई 3rd July। Turnover of the restaurant business for the current financial year is 48 lakh rupees. From the beginning of the next financial year, Messrs. Delight Brothers will close down the restaurant business and will provide service of repairing air conditioners. अच्छा, restaurant business close करके AC ठीक करने की services देंगे। However, the firm wishes to continue with the composition scheme if eligible। नहीं, 10(1) वाली स्कीम से आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, 10(2)A में आप जा सकते हो। Messrs. Delight Brothers undertakes intra-state transactions only। ये काम बहुत अच्छा करते हो। On the basis of the facts given above, choose most appropriate answer। देखो, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मेसर्स डिलाइट ब्रदर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में इन्होंने 12 लाख रुपए की रेस्टोरेंट सर्विसेज दी और 5% के रेट से जीएसटी लगेगा, तो 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। 12 लाख का 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, 30,000 सीजीएसटी और 30,000 एसजीएसटी। ठीक है, 30,000 सीजीएसटी और 30,000 एसजीएसटी। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट, out of the new orders received by the firm in May, which of the following services are exempt from GST? सिर्फ स्कूल वाली services provided to Vishwas Public School, बस only one. Services provided to Knowledge, no, Frontline, no, only one. Option C is your answer. ठीक, next question क्या है? The time of supply of catering services provided to Coral Limited Company is, निकाल चुके, 3rd of July. Next, which of the following statements is most appropriate in respect of next financial year for Messrs. Delight Brothers? Messrs. Delight Brothers can continue to avail the composition levy scheme under section 10(1) and 10(2). No. Messrs. Delight Brothers is not eligible to avail composition levy scheme under section 10(1) and 10(2) of the CGST। ये true है। Messrs. Delight Brothers is not eligible to avail composition levy scheme under sections 10(1) and 10(2) of the CGST Act 2017, but can avail benefit of composition levy under section 10(2)A of the CGST Act 2017। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आप लोग B पढ़ोगे और B को ही मार्क कर दोगे, ठीक है, बट आपको सारे ऑप्शंस एक बार देखने होंगे क्योंकि हो सकता है कोई एक ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएटली करेक्ट हो। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल फॉर द सर्विस ऑफ रिपेयरिंग एयर कंडीशनर्स मेड बाय मेसर्स डिलाइट ब्रदर्स विल बी डैश अज्यूमिंग दैट इट इंटेंड्स टू पे द टैक्स एट द मिनिमम रेट अवेलेबल। तो मिनिमम रेट अवेलेबल होगा तो 10(2)A के अंदर के कॉम्पोजिशन लेवी में जाना होगा जहां पर 6% का जीएसटी का रेट है, तो यहां पर आ जाएगा 6%। ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई थिंक इसके सभी आंसर सी थे, 1 का भी सी था, 2 का भी सी था, 3 का भी सी था, नहीं 3 का ए था, ओके, 4 का सी था, 5 का सी था। बढ़िया जी, बढ़िया। तो ये भी हम लोगों का यहां पर होकर आ गया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी के केस बेस्ड एमसीक्यूज हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जितने हो पाएंगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, बाकी उसके बाद आप अपने आप से कर सकते हो। सी द आइडिया इज टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या होता है, नॉर्मली जब हम लोग केस बेस्ड एमसीक्यूज देखते हैं ना, तो हम लोग थोड़े से डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको आराम से केस को पढ़ना है। देखो मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं आराम से केस को पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं कोई हड़बड़ा नहीं रहा, मैं कोई घबरा नहीं रहा। एक चीज हमेशा याद रखना, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। ठीक है, तो लोगों के अंदर ना हड़बड़ी आ जाती है, आराम से नहीं करते। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग है ये, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। ठीक है, जो धीरे है वो स्मूथली काम करेगा और जो स्मूथली काम करेगा वो तेज काम कर लेगा। जो हड़बड़ाएगा ना शुरुआत से, उससे काम कभी जल्दी हो ही नहीं पाएगा। तो स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट, ये हम लोगों का यहां पर मोटो रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को देखना होगा एंड आई थिंक दैट्स इट। अब इनकम टैक्स में हम लोगों को कल से केस 8 से करना है और जीएसटी में कल से केस 7 से करना है। ठीक है, तो बस अब आज के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा एंड आई विल सी यू गाइस लेटर। मैं आप लोगों से कल मिलता हूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।